चलिए, क्लास 10 हिस्ट्री वाले जो लोग माध्यमिक एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए हमारे कोचिंग की तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से आपका हिस्ट्री का पूरा जितना भी चैप्टर है क्लास 10 में बोर्ड के लिए वो सारे टॉपिक अपलोड किए जा रहे हैं, मतलब विद क्वेश्चन आंसर, और उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो हम लोग चैप्टर 2 का शुरू किए थे पढ़ाना, तो चैप्टर 2 में बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो वो पिछले वीडियोज़ आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको लिंक में वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सीरियली मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक आपके किताब में जैसा है उस हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। तो इसका ओवरव्यू का भी एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कि चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना क्या है। आज हम लोग इसी चैप्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका राजा राधाकांत देव और नारी शिक्षा का प्रसार। ये आपके सिलेबस में है, इसी तरीके से बोर्ड ने सिलेबस इशू किया है। राजा राधाकांत देव और नारी शिक्षा का प्रसार, उनके बारे में बस इतना पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि किसी भी महापुरुष के बारे में कोई भी टॉपिक अगर है आपके सिलेबस में तो उस महापुरुष के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो मकसद ही पूरा नहीं होता है उनके बारे में पढ़ाने का अगर उनके बारे में आप जाने ही नहीं तो केवल क्वेश्चन आंसर कर लिए क्या फ़ायदा, ठीक है। तो राजा राधाकांत देव और उन नारी शिक्षा के प्रसार के संबंध में उनकी भूमिका, तो उस पर ये क्वेश्चन भी है, आंसर भी मैं दे दूंगा, समझा भी दूंगा। तो पहले राजा राधाकांत देव के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि जैसे आप लोग पढ़े थे कि 1772 ईस्वी में आपके राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था हमारे बंगाल में। तो उनको भारत का फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतवासियों को आपका आधुनिक रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया था। बहुत सारी कुप्रथाओं को उन्होंने समाप्त किया था, बहुत सारी कुप्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। तो उनके बारे में भी पूरा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर राजा राम मोहन राय के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपका राजा राधाकांत देव। वो बस 10 साल बाद 1783 में 1783 में शायद इनका जन्म हुआ था बंगाल में ही। ये एक जमींदार के बेटे थे। शोभा बाजार जो कोलकाता का, यहाँ की जमींदारी थी इन लोगों की, ठीक है। तो इनका भी लेकिन बचपन से, जैसे राजा राम मोहन राय के अंदर एक बचपन से एक आध्यात्मिक चरित्र था, इनका भी बचपन से एक आध्यात्मिक चरित्र था और भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत कट्टर थे राजा राम मोहन राय, लेकिन कट्टर नहीं थे। हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन ये जो थे राधाकांत देव, ये बहुत ही कट्टर थे भारतीय धर्म और सभ्यता संस्कृति को लेकर, ठीक है। तो इसी वजह से इनको वो स्थान नहीं मिला भारत में समाज सुधार या शिक्षा सुधार या नारी की स्थिति में सुधार के क्षेत्र में जो स्थान दूसरे महापुरुषों को मिला है। फिर भी इनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। तो हम केवल उनके कारनामों को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि वो अंदर से कैसे थे, ठीक है। उसकी व्याख्या होनी भी जरूरी है कि किसी की कारनामे को देख लिए हम और कारनामे को देखकर हम उसको महापुरुष कह दें या उसको घटिया पुरुष कह दें, ये सही नहीं है। अगर कुछ उसने किया है तो उसकी एक व्याख्या होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा या क्या सोच उनकी चल रही होगी इसके पीछे। तो वो व्याख्या होनी जरूरी है राधाकांत देव के बारे में। राधाकांत देव के बारे में लोगों की एक गलत धारणा है कि जैसे उनके ऐसे कारनामे थे, जैसे उन्होंने 1830 ईस्वी में एक धर्म सभा नाम की एक संस्था बनाई थी और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने सरकार से अपील की थी, अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दिया था कि जो सतीदाह प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया था, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया था, उसको फिर से मान्यता दी जाए। अर्थात ये सतीदाह प्रथा के फेवर में थे, समझ लीजिए, सतीदाह प्रथा के फेवर में थे। विधवा विवाह का जो आंदोलन कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर उन्हीं के टाइम के थे, सब तो एक ही समय के थे अगल बगल के, वो विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ थे, ठीक है। तो अर्थात भारतीय पुरानी जो सभ्यता संस्कृति थी, परंपरा थी, वो उसके पक्षधर थे, वो भी कट्टर। इसलिए आपका राधाकांत देव को एक दूसरे नज़रिए से ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक कि देरेजियो आप पढ़ेंगे आगे, देरेजियो का मैं पढ़ाऊँगा। देरेजियो हिंदू कॉलेज में जब प्रोफेसर बने थे और जिस तरीके से देरेजियो मॉडर्न बना रहे थे, तार्किक बना रहे थे अपने स्टूडेंट्स लोगों को, तो देरेजियो को कॉलेज से बाहर कर दिया गया, उनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया। तो उनमें राधाकांत देव की बहुत बड़ी भूमिका थी।
तो ऐसा इसलिए था, ये एक व्याख्या इसकी दी गई है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि राधाकांत देव बहुत बड़े भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के प्रेमी थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये जो आपके ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, जो ईसाई मिशनरियाँ भारत में घुसी थी उस समय, वो इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश सभ्यता या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे और हिंदू धर्म या जो भारतीय धर्म संस्कृति है वो पतन की तरफ चला जाए, वो समाप्त हो जाए और लुप्त हो जाए। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता समाप्त ना हो। ठीक है, इसलिए वो भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति या परंपरा को बचाए रखना चाहते थे, ये उनकी सोच थी। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो क्या लगेगा कि सतीदाह का प्रथा का जो सपोर्ट करे, जो विधवा पुनर्विवाह का विरोध करे, वो व्यक्ति कैसे एक महान पुरुष हो सकता है? ये हमारी दृष्टि से होगा। लेकिन यहाँ उनकी ये भी भावना हमें समझनी होगी कि भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखने, क्योंकि भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन परंपराओं को ख़त्म कर दें कि जो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन भारतीय सभ्यता, संस्कृति में और जो परंपराएं हैं वो युग युग तक पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा, पूरे वर्ल्ड को गाइड करेगा। ऐसा हमारा भारतवर्ष है, ऐसी हमारी संस्कृति है। लेकिन अफसोस ये है हमारी कि हम अभी के जो जनरेशन है, हम इतना अंधानुकरण कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का, इतने अंधे तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को हम लतेड़ रहे हैं और विदेशी परंपरा, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से आज देखिएगा जो प्रॉब्लम 100 साल, 150 साल पहले नहीं था हमारे समाज में या घर में या परिवार में या लोगों के पर्सनल जीवन में, वो सारे प्रॉब्लम आज उभर कर सामने आ रहे हैं। आप देखिए, व्यक्ति रोग भोग, आपका झगड़ा झंझट, आर्थिक कमी, आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाना, भोजन न मिलना, हाँ, ये बहुत सारे तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं। वो सारे के सारे हमारे सोच से भी बहुत रिलेशन रखते हैं और भी बहुत सारे कारण हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन अब आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप अपने पत्नी को मार रहे हैं, आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम में पहुंचा दे रहे हैं, तो इसके लिए दूसरा कोई थोड़ी जिम्मेदार है, आपकी सोच जिम्मेदार है। तो जो हम मॉडर्न सभ्यता को अंधाधुंध तरीके से अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का रिजल्ट है। तो भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति को अगर जकड़ कर रखें, साथ ही साथ हम मॉडर्नाइजेशन को लेकर चले, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, दोनों का मिक्सिंग करें, तो हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो राधाकांत देव का विचार जो मैंने आपको समझाया ठीक इसी तरीके का था कि भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति को पकड़ के रखकर पाश्चात्य जो शिक्षा है, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है, जो यूरोपीय सभ्यता संस्कृति है, वहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, उसको मिक्स करके चले हम। तो मतलब हम पेड़ लगा रहे हैं तो उस पेड़ में हमारी मिट्टी का भी सुगंध रहे। बात समझ में आ रही है? आप मिट्टी को ही उड़ा देंगे तो वो पेड़ तो पूरा विदेशी हो जाएगा, हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो राधाकांत देव ठीक इसी सोच के थे कि हमारी जो धर्म, सभ्यता, संस्कृति है, जो हिंदूवाद है, ये पूरी तरह से बरकरार रहे और साथ ही साथ हम दुनिया के मुकाबले में आने के लिए पाश्चात्य एजुकेशन को, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा को हम अपनाकर चले। ठीक है, इसलिए किसी किसी क्षेत्र में जो मैंने बताया आपको कि राधाकांत देव ने पुरानी परंपराओं को समाप्त करने का विरोध किया था। ठीक है, हालांकि सतीदाह प्रथा का सपोर्ट करना ये सही नहीं था। ठीक है, एक अमानवीय काम है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो हो सकता है वो उनका विचार था, उनसे ये गलती हो गई, वो और भी दूसरी चीज़ों का विरोध कर सकते थे कि जो दूसरी चीज़ें हटाई जा रही थी हमारे धर्म से, सभ्यता से, उसका विरोध कर सकते थे। लेकिन एक अमानवीय कृत्य था सतीदाह प्रथा, उसका विरोध नहीं कर, उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए था उनको। ठीक है, हम लोग जज करने वाले कोई नहीं होते, वो उनके पैर के नाखून के बराबर भी हम लोग नहीं होंगे। बस हम लोग इतिहासकार लोग या हम लोग जो लोग पढ़ाते हैं, हम लोग बस चर्चा कर सकते हैं, अपने अपने व्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो अब राधाकांत देव पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, बहुत सारे हिंदू कॉलेज वगैरह में वो सदस्य थे, बहुत कुछ था उनके बारे में। लेकिन यहाँ जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि नारी शिक्षा के प्रसार में, स्पेशली नारी स्त्री शिक्षा के प्रसार में राधाकांत देव की क्या भूमिका थी। तो राधाकांत देव की जो भूमिका थी नारी शिक्षा के प्रसार में, जैसे उन्होंने एक बुक लिखवाया था, स्त्री शिक्षा विधायक, कि स्त्रियों को उससे सुविधा हो। फिर जाकर आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, आप नोट्स में देख लीजिएगा।
तो कलकत्ता स्कूल की तरफ से। तो उस एग्ज़ाम में लड़कियों को बैठने का मौका मिला था राधाकांत देव की मदद से, ठीक है। और भी विभिन्न तरीके से उन्होंने स्त्रियों को हेल्प किया था। वो बैप्टिस्ट मिशन वाले थे, मतलब ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने उन्हीं के हेल्प से, राधाकांत देव के हेल्प से एक कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन एक संस्था खोली थी, एक शिक्षण संस्थान था। तो ये सब काम उन्होंने नारी शिक्षा के लिए किया था, धर्म सुधार के लिए भी काम किया था। पाश्चात्य शिक्षा जो कि सबके लिए हो, नारी पुरुष सबके लिए हो, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन टॉपिक आपका क्या है सिलेबस में? राधाकांत देव की भूमिका नारी शिक्षा के प्रसार में। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ लीजिए, एकदम ईजिली समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस पर मैं आपको बता के समय नष्ट नहीं करूँगा। और पहले के वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, 4 मार्क्स के 8 मार्क्स के। तो उसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। और एक चीज़ बता दूं कि जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आने वाला नहीं है। तो जो 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन के आंसर लर्न ना करें। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप एक बार रीड कर लीजिए, जहां जहां शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से उसको अंडरलाइन कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार होइए, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इस आंसर को याद मत कीजिए। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 24-25 में, उन सब के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन 2023 में ये नहीं आएगा, आप इतना जान लीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों का माध्यमिक का बहुत सारा सब्जेक्ट मैं कवर कर दूंगा इसी तरीके से, जिस तरीके से हिस्ट्री का कर रहा हूं। आप सोचिए आपके बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरीके से अगर कवर हो तो आपको कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। HS में जो लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोज अपलोड हैं, सारे चैप्टर के। हिंदी व्याकरण का बहुत सारा वीडियो अपलोड है। हिस्ट्री का मैं 10 का अपलोड कर रहा हूँ। धीरे धीरे, अभी चैनल न्यू है, अभी जस्ट 1 साल भी नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। आपको घर बैठे बैठे सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, कहीं ट्यूशन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए और क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रहा हूँ जो सबसे हटकर है। आपके किताब में भी वैसा नहीं मिलेगा, या आप कहीं भी दूसरे जगह भी ट्यूशन वगैरह करते हैं तो आपको ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा इतना ईजी और इस तरीके से, जिस तरीके से जो फैक्ट मैं देता हूँ आप लोगों को। तो मार्क्स भी आप अच्छा कैरी करेंगे, जल्दी जल्दी याद होगा और एवरीथिंग आपको, मतलब कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, इसी उम्मीद से। और ये उम्मीद करूंगा कि आप शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। आपके क्लास में बहुत सारे क्लासमेट्स होंगे तो उनको भी शेयर करेंगे। आपके भैया या जो भी हैं HS वगैरह में, उनको भी शेयर कर देंगे। सजेशन भी अपलोड कर दूंगा मैं माध्यमिक एग्जाम के पहले HS एग्जाम के पहले क्लास 11 का, 12 का, 10 का, तीनों क्लास का सजेशन भी अपलोड मैं करता हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको नहीं मिले किसी भी सब्जेक्ट का, वो मुझसे आप मांग लीजिए, वो विदाउट एनी चार्ज आपको दे दिया जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।